कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? तैयारी अच्छी चल रही होगी। पेपर अब तो 2 ही दिन बचे हैं। तो आज हम चर्चा थोड़ी सी अलग करेंगे। मैंने आपसे बोला था कि हम लोग जीके, जीए और जीएस पर भी काम करेंगे। बोला था तो कर रहे हैं उसको। अच्छा, एक और बात, अगर आप फॉरवर्ड करके देखने के आदी हैं और स्किप करके वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फिर आप अभी इस वीडियो को छोड़ दीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो थोड़ा सा आलसी आदमी हूं। कई बार कहा है अपने वीडियोस में। आलसी इसलिए नहीं कि मैं कामों को जल्दी नहीं करना चाहता या उनके प्रति तत्पर नहीं हूं। आलसी इसलिए कि कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसे काम हैं जिनसे बचा जा सके। तो जीके पढ़ाना भी उन्हीं मेरी आलस की एक आदतों में से है और पिछले 7 या 8 सालों से इस चीज से बचने की कोशिश कर रहा था। इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा नहीं सकता, इसलिए कि ये मेरा क्षेत्र नहीं था। 2013-14 तक दोनों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे पढ़ाया है, जीके और मैथ को। 2014 के बाद जब परिस्थितियां बिगड़ने लगी, थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी, तो मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं मैथ पढ़ाऊं या जीके पढ़ाऊं। तो फिर मैंने मैथ को चुन लिया। लेकिन जो पृष्ठभूमि है मेरी शुरू से वो जीके वाली ही रही है। जब यूपीएससी की तैयारी की थी, सुविधाओं का अभाव था, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जो भी आप कहना चाहो। तो तैयारी तो बहुत अच्छी तरह से की। अब बहुत सारी परिस्थितियां कभी फिर शेयर करेंगे, क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ। तो जो पढ़ाई की वो एक अच्छी तरह से यूपीएससी के लिए की, क्योंकि मालूम था हाइट कम है, फोर्स के लिए मैं बना नहीं हूँ और फिजिकली स्ट्रांग नहीं था, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ही करना था, ये भी तय था। तो बहुत सारे कारणों से आगे नहीं पढ़ पाया और ना चाहते हुए भी एक टीचर के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। ठीक सा। अब आज जीएस के क्षेत्र में क्यों आ गया? इतनी साल से मैथ पढ़ा रहे थे, उसी में रहते, बच्चों का प्रेम है, कहीं ना कहीं मन में था कि ये एक क्षेत्र भी है जिसमें भी कुछ अच्छा किया जाए। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं है जीके के, बहुत सारे टीचर हैं जीके के और बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं। अब मेरा बैकग्राउंड जो है वो कहीं ना कहीं एक एडवोकेट वाला रहा है। अभी वर्तमान समय में विगत वर्षों से LLB किया, इसलिए नहीं कि वो काला कोट पसंद था, इसलिए भी नहीं कि लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकूं, नहीं, वो समस्या मेरी नहीं है। एक टीचर हूं, टीचर ही रहूंगा। नॉलेज के लिए जितना ज़्यादा सीखा जा सके उतना ज़्यादा सीखिए। मेरी नज़रों में एक विद्यार्थी अगर कभी संतुष्ट हो जाए तो वो उसके लिए मरने जैसी स्थिति है। एक विद्यार्थी को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसके अपने ज्ञान के भंडार को हमेशा और बढ़ाते ही रहना चाहिए। जहाँ से मिले, जितना सीखने को मिले सीखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। सीखो, जहाँ से मिले, जो मिले सीख लो। बुरी चीज़ें है ना सीखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने कहा है सीखो तो कुछ भी सीखो, हम सिगरेट पीना सीखेंगे और दारू पीना भी सीखेंगे, नहीं, ये नहीं। उम्र का लिहाज ना करे कि छोटा से खा रहा है तो यार ये तो छोटा है हमसे, नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ से सीखने को मिल जाए वहाँ से सीखो। तो संतुष्टि ना होना ये बहुत बड़ा गुण है एक विद्यार्थी का, और मैं आज भी खुद को एक विद्यार्थी ही मानता हूँ और इसीलिए जहाँ से जो मिलता है सीखने के लिए सीखता रहता हूँ निरंतर। तो उसी सीखने की एक नई कड़ी के रूप में मैंने LLB किया, जिससे मुझे सीखने को और ज़्यादा मिल सके। अब जब सीख लिया तो बांटना भी जरूरी है, क्योंकि किताबें और ज्ञान, इन दोनों को बंधुआ मजदूर बना के नहीं रखना चाहिए। किताबें अगर आपके पास हैं तो उनको बंधुआ मत ना बनाएं, उनको बंधक ना बनाएं, उनको कैद ना करें। आपने पढ़ लिए,
दूसरे को दे दें, उसने पढ़ ली किसी और को देने के लिए कह दे। उसी तरह ज्ञान है, इसको बधुआ ना बनाया जाए कि आपके पास है तो उसे बांटिए, जितना बांट सकते हो विद्या को, ज्ञान को बांटिए। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज से आपके साथ जीके के लिए भी तत्पर रहूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं मैथ बंद कर दूंगा, मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा। कहा था कि अगर स्किप करना चाहते हो तो वीडियो छोड़ ही देना, स्किप ना करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आज से संविधान को स्टार्ट करूंगा। पहला वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो संविधान ही क्यों? सर आप साइंस ले लेते, साइंस पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है हमें, साइंस के क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। सर आप इतिहास ले लेते, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके भी क्वेश्चन आते हैं। सर आप भूगोल पढ़ा देते। संविधान ही क्यों? संविधान इसलिए क्योंकि मेरा मेन सब्जेक्ट संविधान था, मुझे संविधान बहुत पसंद था शुरू से ही। इतिहास और संविधान ये दो सब्जेक्ट मुझे शुरू से ही पसंद रहे हैं। साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो फिजिक्स भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, एक वक्त में तैयारी की थी, तो पढ़ते रहे, जितना मिला, जहाँ से मिला, मैंने कभी सोचा नहीं। तो आज से हम लोग संविधान पर बात करेंगे। थोड़ा सा सेटअप का विषय वही है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो रिफ्लेक्शन कहीं पड़ रहा होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हॉल बंद है, बच्चे नहीं है तो इको हो सकता है। तो आप सुविधाओं को ना देखते हुए मेरे पढ़ाने के तरीके को, उस क्वालिटी को, मेरे शब्दों पर ध्यान दें। मैं आपसे वायदा करता हूँ संविधान को बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जाएंगे। आप पीएससी और यूपीएससी अगर देना चाहेंगे तो उसके लिए भी मैं आपको संविधान पूरा करवा के दूंगा, ठीक है। तो संविधान को समझने से पहले कुछ समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि बोर्ड पर कुछ चीजें आपको दे दूं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैथ्स बाय ध्यानु सर टेलीग्राम पर एक पेज है, उस पर चले जाइए, वहां पर नोट्स आपके लिए मैं अपलोड कर दूंगा। तो सुनते जाइए, लिखते जाइए और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि समझ में आया या नहीं आया। एक शिकायत और है सभी बच्चों से, मैं हमेशा से ऑनलाइन शिक्षा का विरोधी रहा हूं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में आना पड़ा क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर वो जा नहीं पाते या आ नहीं पाते, बहुत सारे कारण रहे। लेकिन बेटा आपसे अनुरोध है कि मैथ सब्जेक्ट को आप ऑनलाइन देख सकते हो पर सीख नहीं सकते, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए पेन पेंसिल लेके बैठना होगा। अब आप रजाई में घुस के बैठ जाओ या टेबल पर मोबाइल रख के बैठ जाओ, आप मैथ देखकर सीख नहीं सकते, मैथ तो आपको लगाना ही होगा। तो सबसे अनुरोध है कि जब आप मैथ लगाते हो तो एक पेन पेंसिल लेकर बैठा करो, क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप देखकर और सुनकर सीख सकते हो, क्योंकि वो मेमोराइज हो जाता है। पर मैथ मेमोराइज करने का विषय नहीं है, मैथ लगाने का विषय है। तो हम उस पर भी समय समय पर वीडियो बनाते रहेंगे, लेकिन आज मैं एक नई शुरुआत के रूप में जीके स्टार्ट करूँगा। तो ये ऑनलाइन शिक्षा थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे परेशान कर रही है, उसकी वजह से बच्चों का जो पढ़ने की स्थिति है या मनोभाव है वो बदलता जा रहा है। उन्होंने किसी का चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बस अब तो हम सीख गए, और ये बहुत बड़ी समस्या का विषय बनने वाला है। पर क्या करें, आप लोग हो जो करोगे उसमें सहमति तो हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए संविधान को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा संविधान होता क्या है। संविधान होता क्या है मैं अलग तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, कुछ ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए, समझ में आएगा, सुनते रहना बस मेरी बातों को। संविधान क्या है मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान लीजिए आप अपने घर में हो, मम्मी हैं, पापा हैं, आप भाई बहन हो, एक परिवार है 4-5-6 लोगों का, जितने भी हैं। पापा जिसमें कमाने का काम करते हैं, मम्मी गृहस्थी चलाने का काम करती हैं, बच्चों के ऊपर नैतिक जिम्मेदारियां हैं परिवार की, घर में एक बूढ़े बाबा भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से एक घर है, उसी तरह से एक देश है, और हर देश को चलाने के लिए नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। जब उन कानूनों को एक ग्रंथ के रूप में, एक किताब के रूप में, एक रजिस्टर के रूप में संकलित कर दिया जाए तो वो उस देश का संविधान कहलाता है। आपका एक घर है, उसको चलाने के कुछ तो नियम होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो जिसके मन में आए वो उसे करता रहे, ऐसा नहीं होता है। हर घर के कुछ नियम होते हैं, अब उन्हें मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो सजा तो मिलेगी।
अब वो सजा देने वाले पिताजी हो सकते हैं, हमारे यहाँ सरकार होती है। तो संविधान किसी घर को, किसी देश को चलाने के एक नियम, कायदे, कानूनों का संकलन है। इतनी बात अगर आप समझ रहे हो तो संविधान आपको समझ में आएगा। संविधान लोगों को बोर करने लगता है कई बार, तो उसको बोर ना समझें, एक बहुत जरूरी विषय है और आजकल ट्रेंड में बहुत है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो फिर से बात करते हैं, संविधान क्या है। जब किसी देश को चलाने के नियम, कायदे, कानूनों को एक ग्रंथ के रूप में संकलित कर दिया जाए, ग्रंथ के रूप में, किताब के रूप में संकलित कर दिया जाए, संकलित मतलब उनको बांध दिया जाए, तो वो कहलाता है संविधान। संविधान कितने प्रकार का होता है, आज हम उसी पर बात करेंगे। सम धन विधान, दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान की जो आप बात करें, अवधारणा कहां से आती है? अगर भारत में बात करें तो भारत में जो स्मृतियां हैं, स्मृतियां वो सबसे पहले कानूनी ग्रंथ मानी जाती हैं, जो करोड़ों साल वर्ष पुरानी है। भारत में स्मृतियां हैं, लेकिन जो आधुनिक संविधान की अगर आप बात कर रहे हो तो इंग्लैंड में सबसे पहले संविधान की बात होती है, इंग्लैंड में। तो जो ये भी कहा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना संविधान किस देश का है, तो वो इंग्लैंड का ही माना जाता है। लेकिन भारत का तो नियम, कायदे, कानून बहुत पुराना है, लेकिन हम वर्तमान समय को बात करेंगे तो इंग्लैंड को लेकर जाएंगे। अब इसके अलावा और बात करें कि संविधान कितने प्रकार का होता है, तो मैं आपसे कहूंगा संविधान 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। तो हम उन 5 प्रकारों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं 5 प्रकार का तो आप 5 मान लो। लोग डिफाइन इसको अलग अलग वे में कर सकते हैं, कोई 6 भी कह सकता है, कोई 2 भी कह सकता है, कोई 4 भी कह सकता है। लेकिन मैंने संविधान को अपने हिसाब से 5 भागों में डिवाइड किया है कि सर आप क्या लेखक हो संविधान के? नहीं साहब, मैं लेखक नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने समझा है उस हिसाब से संविधान 5 तरह का है। बाकी लिखने वाले तो 7 भी लिख देते हैं और 2 भी लिख देते हैं, ठीक है। मैंने जितना समझा है, तो वो 5 प्रकार क्या क्या है, थोड़ा उन पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो इसी तरह से मैं आपको बोर्ड पे बताता रहूंगा। संकलन के आधार पर पहला तरीका है संकलन के आधार पर। संकलन का मतलब है उस संविधान को रखा किस रूप में गया है, उस संविधान को रखा किस रूप में गया है, वो संकलन होता है। रखा मतलब कैसे गया है, किताब के रूप में या कहावतों के रूप में या किस्सों के रूप में रखा गया है, वो संकलन है, ठीक है बेटा। तो ये 2 तरह से है, एक है लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान क्या है कि जब किसी देश के सारे नियम, कायदे, कानूनों को संकलित करके बनाया जाए और उसको लिखित रूप में एक किताब के रूप में रख दिया जाए, तो वो लिखित संविधान है। इसमें हर बात लिखित रूप में होती है, हर बात लिखित रूप में होती है। कईयों ने कहा तो इसका मतलब यह है कि अलिखित संविधान लिखित रूप में नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा ये समझने की गलती मत करना। अलिखित संविधान भी अंततः लिखित रूप में ही होता है। अलिखित संविधान भी अंततः लिखित रूप में ही होता है। इसका मतलब क्या है सर, क्या होता क्या है? इस संविधान के पूरे नियम, कायदे, कानून एक बार में लिख दिए जाते हैं। एक बार में लिख दिए जाते हैं कि सब जो कुछ है साहब हमने लिख के रख दिया, ठीक। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा नहीं होता। समय समय पर रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर, मान्यताओं के आधार पर, धर्म के आधार पर या परिस्थितियों के आधार पर हर बार जो कुछ है वो लिख दिया जाता है। हर बार है जो कुछ लिख दिया जाता है और एक नए पन्ने के रूप में उसमें जोड़ दिया जाता है। मतलब एक बार में नहीं लिखा जाता इस संविधान को पूरा, एक बार में नहीं लिखा जाता। जैसी जैसी परिस्थितियां बनती जाती हैं, जैसी जैसी परिस्थितियां बनती जाती हैं और परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है सर। अब क्या ये मजबूत है या कठोर है, इसको समझ लीजिए और समझते हैं। तो जो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है, पहला लिखित संविधान, दुनिया का पहला लिखित संविधान जो था, पहला लिखित संविधान वो अमेरिका का था। कहाँ का था? अमेरिका का। और ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनता है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनता है। तो दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और अगर अलिखित संविधान की बात करें तो जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है, ये अलिखित संविधान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान का, लेकिन मेरी बात को फिर से समझिए, अलिखित संविधान का मतलब ये कतई नहीं है कि वहां पर लिखा नहीं गया है, बस लोगों को याद है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा तो वो भी गया है, लेकिन लिखित संविधान में सारी चीजें एक ही बार में संकलित कर दी गई कि ऐसा 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 होगा। एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है, एक किताब है। लेकिन अलिखित संविधान में ऐसा नहीं है, वो समय समय पर संकलित होता रहता है, समय समय पर अमेंडमेंट होते रहते हैं और परिस्थितियों के अनुरूप उसकी धाराएं कम ज्यादा बढ़ाई जाती रहती हैं। मजबूत कौन सा है? मजबूत लिखित संविधान हमेशा से मजबूत होता है। अलिखित संविधान मजबूत इसलिए नहीं होता क्योंकि जब पर लिखित रूप में ही नहीं है तो समय जैसा आएगा उस हिसाब से इसमें अमेंडमेंट कर दिए जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ये एक मूल रूप में मेरी नजरों में है कि संविधान लिखित या अलिखित से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वहां के लोगों की संविधान के प्रति धारणा कैसी है, वो संविधान किसके लिए बनाया गया है। तो इस बात को आपको फिर से समझना होगा। संविधान किसी भी देश का हो, उसकी जो सारी शक्तियां हैं अंत में जनता में ही समाहित कर दी जाती हैं। तो इसी तरह से जो अलिखित संविधान है ये भी जनता के रूप में बनाया गया एक संविधान होता है, जनता के द्वारा बनाया गया संविधान होता है। जनता के द्वारा कैसे? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है, इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है वो जनता को दी जाती है। इसमें जो प्राथमिकता दी जाती है वो जनता को दी जाती है, लेकिन जब इसमें प्राथमिकता की बात आती है तो संसद को दी जाती है। यहाँ पर संसद सर्वोच्च हो जाती है और वही कानून का निर्माण करती है, और यहाँ पर जो मुख्य आधार होती है वो जनता होती है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम, नम्य, कठोर या लचीला, बात को सुनना, फिर से सुनना। हो सकता है कि आज पहला दिन है तो थोड़ा सा असहज हो सकता हूं मैं पढ़ाने में। असहज इसलिए कि ऑनलाइन क्लास में जीके पढ़ाना बड़ा आसान होता है मेरी नज़रों में, ऑफलाइन मुश्किल होता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बच्चे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, ऑफलाइन में बच्चे को डाउट बहुत सारे होते हैं। बच्चा सामने बैठा होता है, उसका चेहरा देख के समझ में आता है कि उसको समझ में आया या नहीं आया, और उसी हिसाब से हम समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर कोई मेरे सामने तो है नहीं, हो सकता है बातें रिपीट करूँ, पर धीरे धीरे जैसे मैथ में सहजता आ गई उसी तरह जीके में भी सहजता आ जाए, तो आप थोड़ा सा समझते रहिए। संवैधानिक संशोधन प्रकृति के आधार पर दूसरा टाइप है, प्रकृति के आधार पर संशोधन की प्रकृति। संशोधन की प्रकृति का मतलब है संविधान में चेंज कैसे किया जा रहा है, संविधान में चेंज कैसे किया जा रहा है, यानी परिवर्तन। मान लीजिए संविधान का कोई आर्टिकल है जिसमें कोई समस्या है, तो उसमें परिवर्तन किस तरह से किया जाएगा। तो जो नम्य एवं लचीला संविधान है, इसमें क्या होता है कि दो तरह के कानून होते हैं, पहले आप ये समझिए। एक होता है साधारण कानून, एक होता है साधारण कानून, और दूसरा होता है संवैधानिक कानून। बात को सुनते रहना, संवैधानिक कानून। साधारण कानून एक ऐसा कानून जो सामान्यतः किसी भी विषय के लिए हो सकता है। किसी भी विषय के लिए मतलब किसी विषय से, जैसे किसी की सैलरी बढ़ानी है, फूड बिल है, इस तरह के कानून हैं। दूसरे हैं संवैधानिक कानून, कोई जुर्म की धारा है या किसी के चुनाव की प्रक्रिया है, इस तरह के कानून हैं। दो तरह के कानून होते हैं। तो जो नम्य एवं लचीला संविधान होता है, नम्य एवं लचीला, इसमें ये साधारण कानून और संवैधानिक कानून दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं। समान होने का मतलब है जिस तरह से साधारण कानून में चेंज किया जाएगा उसी तरह से संवैधानिक कानून में भी चेंज किया जा सकता है। बड़ी आसान प्रक्रिया होती है, संसद में सारे लोग जाते हैं, सहमति दिखाते हैं और खड़े होकर हाँ 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 कर देते हैं और एक कानून में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बड़ी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो लचीले होने का मतलब ये है कि रबड़ की जैसा कानून नहीं है कि मोड़ दो सो। लचीले होने का मतलब है कि संविधान में जो संशोधन किया जा रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है, उसको संशोधन करने की प्रकृति कैसी होगी। आसानी से संशोधन किया जा सकेगा, कोई लंबी प्रक्रिया ना अपनाई जाए,
तो वो आपके लिए नम्य एवं लचीला कानून कहलाएगा। लेकिन अगर वहीं किसी आर्टिकल को, किसी चीज को अगर चेंज करना है, कुछ बदलना है या कुछ नया जोड़ना है, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़े, लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़े, पूरा का पूरा एक प्रोसीजर हो जिसके लिए, और वो प्रोसीजर भी काफी लंबा हो, वोटिंग हो, सहमति हो, चर्चा हो, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाए, तो बहुत समय लग जाता है ऐसे कानून को चेंज करने के लिए। तो वो कानून कहलाता है अनम्य अथवा कठोर कानून। कठोर कानूनों की बात करें तो जैसे अमेरिका का कानून है, सऊदी अरब का कानून है, इस प्रकार के जो कानून हैं ये बहुत कठोर माने जाते हैं, बहुत कठोर कानून माने जाते हैं। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का कानून जो है, भारत का संविधान जो है वो कठोर एवं लचीला का मिला जुला रूप है, मिला जुला रूप है। मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है वो ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, इसमें परिवर्तन परिस्थितियों के हिसाब से किया जाता है। जैसे कुछ आर्टिकल है, हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे आर्टिकल्स के ऊपर, तो कुछ आर्टिकल हैं जिनको अगर परिवर्तित करना है तो एक बहुत कठिन प्रक्रिया है, और कुछ आर्टिकल हैं जिन पर चर्चा करनी है, कुछ कानूनों पर चर्चा करनी है, तो बड़ी आसानी से उनमें परिवर्तन किया सकता है। तो भारत का जो कानून है वो कठोर एवं लचीले संविधान का मिला जुला रूप है, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? ठीक है। तीसरी अगर बात करें प्रकृति के आधार पर, परिसंघीय और एकात्मक। परिसंघीय और एकात्मक, परिसंघीय पे थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। तो परिसंघीय में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है, शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। अब सर ये शक्तियों का बंटवारा का मतलब क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा मतलब क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा का मतलब होता है बेटा परिसंघीय में कि जो शक्तियां हैं वो केवल एक ही व्यक्ति के पास ना होकर उनको अलग अलग स्तरों पर बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, अगर भारत के संदर्भ में लेके चलता हूं कि आपके गली का कोई चैम्बर है जो भर गया है और समस्या आपको हो रही है गली में निकलने में, तो क्या आप सीधे अपने राष्ट्रपति को फोन करोगे कि सर वो राष्ट्रपति साहब हमारे यहाँ पे चैम्बर भर गया है? नहीं करोगे ना। क्या प्रधानमंत्री को कॉल करोगे? सर उठाएगा ही नहीं वो। तो क्या आप सांसद को कॉल करोगे? क्या विधायक को कॉल करोगे? नहीं करोगे ना। आप किसको कॉल करोगे? आप कॉल करोगे अपने पार्षद को। सर ऐसा कैसे? कि देखो हमारे यहाँ पर जो बात कर रहे हैं शक्तियों का बंटवारा बड़ी तरीके से किया गया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। राष्ट्रपति ने शक्ति प्रधानमंत्री को दो, प्रधानमंत्री ने शक्ति अपने मंत्रियों को दे दी, मंत्रियों ने शक्ति अपने यहाँ पे उनकी यहाँ पे विधान पालिकाओं को दे दी है, विधान पालिकाओं ने शक्ति अपने यहाँ पे विधान मंडलों से अपने आप पार्षदों के पास आ गई है। मतलब एक शक्ति ऊपर से बढ़ते उस पायदान तक आ गई जहां तक आपकी पहुंच है। आप पार्षद के पास जा सकते हो पर सांसद के पास हाल नहीं जा सकते, तुरंत नहीं जा सकते। तो ये परिसंघीय संविधान की मूल विशेषता है कि यहां पर शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। इसका मतलब है कि शक्ति एक ही जगह पर केंद्रित ना होकर अलग अलग टुकड़ों के रूप में बांट दी जाती है। और समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूं। यहां पर जो है वो केंद्र प्रधान होता है। जैसे भारत की बात करें तो सब कुछ आपका प्रधानमंत्री ही करेगा। जैसे परिसंघीय की बात करें तो यहां पर शक्तियों का बंटवारा है, माफी चाहूंगा, शक्तियों का बंटवारा है, केवल प्रधानमंत्री के पास सारी शक्ति नहीं है, वो अलग अलग बटी हुई है। जैसे बात करें कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की है लेकिन राज्य में बीजेपी की हो सकती है, या केंद्र में सरकार बीजेपी की है राज्य में सरकार कांग्रेस की हो सकती है, केंद्र में बीजेपी की राज्य में कांग्रेस की लेकिन पार्षद फिर बीजेपी का हो सकता है, और वो निर्दलीय भी हो सकता है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और वो कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है। शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन यहां पर क्या होता है एकात्मक संविधान में क्या होता है कि जो शक्ति है वो केवल एक ही व्यक्ति में सीमित होती है। जैसे अमेरिका को ले लीजिए आप, जैसे अमेरिका की जो पूरी शक्ति है वो वहां के राष्ट्रपति में समाहित है।
अमेरिका में जो शक्ति है वहां की पूरी शक्ति वहां के राष्ट्रपति में समाहित है, और इस तरह से एकात्मक संविधान का वो उदाहरण हो सकता है। तो सिंपल वे में समझ लीजिए, जहां शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, जहां पर एक व्यक्ति प्रधान ना होकर हर व्यक्ति अपने आप में प्रधान है और हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अलग रूप में शक्ति है, वो परिसंघीय संविधान का उदाहरण है। और जहां पर केवल एक ही व्यक्ति प्रधान है और एक ही व्यक्ति में सारी शक्ति समाहित हो जाती हैं, वो आपके एकात्मक संविधान का समावेश होता है उसमें। अब भारत की अगर बात करें कि सर भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है कि सर भारत का संविधान परिसंघीय है एकात्मक, तो ऐसा नहीं है। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान अगर बात कर रहे हो, भारत का संविधान, तो भारत के संविधान का शरीर संघात्मक है, शरीर संघात्मक है और आत्मा एकात्मक है, आत्मा एकात्मक है। इस लाइन को ध्यान रखना, कई बार ये पूछी जाती है। शरीर संघात्मक है और आत्मा एकात्मक है। कारण क्या है कि भारत में सत्ता के सर्वोपरि बैठा हुआ है राष्ट्रपति, लेकिन उसमें भी सारी शक्ति समाहित नहीं है, वो प्रधानमंत्री के हिसाब से काम करता है। सर ये क्या कह रहे हो आप, राष्ट्रपति प्रधान? बिल्कुल। जब आप आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि राष्ट्रपति ही देश में सर्वोपरि है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भारत की समस्त शक्ति संसद में समाहित हो जाती है। तो तब आपको यह पता चलेगा। अभी हम उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, आज पहला वीडियो है, मैं केवल आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि संविधान में होता क्या है। तो परिसंघीय का मतलब आपको समझ में आ गया, शक्तियों का जहां बंटवारा कर दिया जाए, और एकात्मक का मतलब है कि जहां शक्तियों का बंटवारा ना करके एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती हैं, एक ही व्यक्ति के पास सारी शक्तियां होती हैं, वहां पर शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है। तीसरा टाइप पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार का है, एक तो है निर्मित संविधान और एक है विकसित संविधान। निर्मित संविधान और विकसित संविधान की बात करें, विकसित संविधान का जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए इंग्लैंड का संविधान हो सकता है। इंग्लैंड का संविधान क्यों? क्योंकि विकसित संविधान को लिखा नहीं जाता, मतलब समझना इसका। निर्मित संविधान जैसे अगर इसकी बात करें तो इसके लिए एक संविधान सभा होती है और वो संविधान सभा ही पूरे के पूरे संविधान का निर्माण करती है, उसी के ऊपर इसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन निर्मित संविधान में, विकसित संविधान में ऐसा नहीं होता है कि एक सभा होगी और वो संविधान बनाए, नहीं। उसमें क्या होगा कि समय समय पर जो कानून बनते जाएंगे उनको धीरे धीरे इकट्ठा कर दिया जाएगा। मतलब इसके लिए इस संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, समय के साथ संविधान के जो पृष्ठ हैं वो जुड़ते चले गए, या अदालतों ने जो फैसले दिए उनके आधार पर जुड़ते चले गए, या धर्म के आधार पर कोई बात लिखी थी वो भी जोड़ दी गई, या जनता ने कुछ मांगा और उस जनता की मांग के आधार पर एक नया कानून जोड़ दिया जाए, तो वो धीरे 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 जुड़ता चला जाता है, धीरे धीरे जुड़ता चला जाता है, और इस तरह से एक नया पूरा का पूरा कानून बन के तैयार हो जाता है, एक संविधान बन के तैयार हो जाता है, तो वो विकसित संविधान कहलाता है। ये विकास अपने आप धीरे धीरे समय के साथ होता रहता है, किसी को करना नहीं पड़ता। लेकिन निर्मित संविधान में क्या होता है, निर्मित संविधान में क्या होता है कि एक संविधान सभा बनाई जाती है और वो संविधान सभा पूरे के पूरे कानून का निर्माण करती है। तो निर्मित संविधान जैसे बात करें, सबसे पहला निर्मित संविधान आपके अमेरिका का है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में आपको भी बताया था निर्मित संविधान। जैसे भारत की संविधान की बात ले लीजिए तो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, तो भारत का संविधान भी एक निर्मित संविधान का एग्जाम्पल है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आपको? ठीक है। एक पांचवा तरीका, और देखो मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा इस संविधान पर, बहुत ज्यादा नहीं, केवल मैं आज तो केवल इसलिए आया हूं कि आपको ये बता सकूं कि हम लोग अब संविधान पढ़ेंगे, केवल इसलिए आया हूं कि हम लोग बता सकें। अब केवल इंट्रोड्यूस करने के लिए आ जाता कि मैं ध्यानु भदौरिया संविधान पढ़ाऊंगा आपको और 2 मिनट में इतना कह के चला जाता, नहीं। जब आया हूं तो कम से कम 15-20 मिनट का कुछ ना कुछ बना ही दूँ, ये सोच के आया, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि संविधान है कितना, क्योंकि हमें यहाँ से पढ़ना ही नहीं है संविधान तो हम संविधान के इतिहास से पढ़ेंगे, लेकिन ये जानना तो जरूरी है आपके लिए, कम से कम शब्दावली तो जो पांचवा तरीका है वो आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अगर बात करें तो संविधान या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, दो ही बातें होती हैं।
तो अभी तक बात करें जो लघु संविधान, एक छोटा संविधान, अभी तक क्या है कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान था। अमेरिका का दुनिया का सबसे छोटा संविधान था, शायद में करीब 4000 शब्द हैं और 7 आर्टिकल थे। अभी तक 10 या 12 पन्नों का संविधान है और आधा घंटे में आप इसको पढ़ सकते हो। आधा घंटे में आप इसको पढ़ सकते हो। देखो, मेरी नज़रों में संविधान जितना छोटा हो उतना अच्छा होगा, क्योंकि छोटा संविधान पढ़ना आसान होता है। भारतीय संविधान की बात करें तो इतना बड़ा संविधान कि जब बनके तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, इतना बड़ा संविधान कि इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया। क्या कहा गया? वकीलों का स्वर्ग कहा गया। तो अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान था। अभी तक 7 आर्टिकल थे, लेकिन हाल ही में इसमें थोड़ा सा विस्तार किया गया। तो वर्तमान समय में जो एक देश है मोनाको, कौन सा देश है? मोनाको देश का संविधान दुनिया में वर्तमान समय में सबसे छोटा संविधान कहा जाता है। बात करें दीर्घ संविधान, बहुत व्यापक हो, चर्चाएं बहुत ज्यादा हों, इस सीरीज में आप और भी रख सकते हैं। जैसे चाइना के संविधान को रख सकते हो, शायद में बहुत छोटे संविधान में काउंट होता है, ज़्यादा कुछ उसमें है भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो उसको। चाइना का संविधान एक प्रस्तावना के साथ शुरू होता है, कुछ आर्टिकल्स हैं और ख़त्म हो जाता है। स्विट्जरलैंड का संविधान एक छोटा संविधान है। लेकिन भारत की संविधान की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। जब बनके तैयार हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद। सर, ये अनुच्छेद क्या होता है? आर्टिकल। संविधान के नियमों को अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है बेटा। जब बनके तैयार हुआ तब इसमें 8 अनुसूची थी और 22 भाग थे। आज अगर बात करोगे तो 470 के आसपास अनुच्छेद हैं इसमें, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत के पास है, और इतना बड़ा है कि इसको अगर आप पढ़ने के लिए बैठो तो मेरे जैसे किसी टीचर की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ पाते। एक और बात करें, अगर संविधान की बात भाषा के ऊपर ले लो तो भाषा सरल होगी या जटिल होगी। अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान को जिन लोगों ने बनाया उनमें अधिकतर वकील थे। अब जब ज्यादातर वकील होंगे तो भाषा भी उसी हिसाब से लिखेंगे। तो भारतीय संविधान की भाषा जो इतनी जटिल है कि उसको एक आम आदमी समझ नहीं सकता, इसलिए उसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। और इसको पढ़ने के लिए हम जैसे टीचरों की जरूरत होती है। अब हम जैसे टीचरों की जरूरत होती है तो हम भी लॉ कर लेते हैं और आपको पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। तो आज मैं भी ऐसे ही आपके सामने आ गया हूँ संविधान पढ़ाने के लिए। तो आज तो मैं केवल ऐसे ही आया था आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि हाँ भाई अब हम भी जीके पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा बताने का प्रयास किया इसके विषय में क्या है और क्या नहीं है। बाकी कल से हम लोग पढ़ेंगे ठीक से क्या है क्या नहीं है। तो समय समय पर जीके के वीडियो बनते रहेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आधा घंटे का 45 मिनट का जितना वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, क्योंकि जीके आधा घंटे का वीडियो सफिशियंट होता है। मैथ को लंबा समय चाहिए, लेकिन जीके आधा घंटे भी बोर ना हो आदमी तब तक सुने। ठीक है, तो कल से हम लोग प्रॉपर इसके ऊपर काम करने लगेंगे। गैप कोशिश करेंगे ना करें, और 30 वीडियो या 32 वीडियो के अंदर अंदर मैं आपको पूरा संविधान करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो फिर इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और अगले वीडियो में संविधान के साथ मिलते हैं। आज तो सिर्फ बस वैसे ही आया था इंट्रोड्यूस करने के लिए कि अब हम पढ़ेंगे। तो जितना बताया सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना। नोट्स मैं टेलीग्राम पर डालता रहूंगा। ठीक है, चलो बेटा कल से मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। चलो।